Bismillahirrahmanirrahim. This is Zuhaib Niazi and the subject is Principles of Accounting Part 2. Students, today we have to discuss chapter number 2 and today we will study the definitions of the chapter number 2. First of all, the chapter is about the accounts of non-profit making organizations. Let me tell you that what are the non-profit making organizations. वो organizations जिनका मकसद, जिनका motive profit earn करना नहीं होता, they are for the welfare of the society, और उनका कोई भी मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू जनरेट करना या कोई भी और ज़ाती मकसद नहीं होता. तो दोज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होंगी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. So first of all, first definition is define non-trading concern or non-profit making organization. Both words can be used. The organization which is established for the welfare of the society and not for the purpose of earning profit is known as non-trading concern, as I have told you in the introduction. So examples are clubs, hospitals, or any charitable institutions in your country or anywhere. And second definition is trading concern. It is basically the opposite of the first definition, that the organization which is established for the purpose of earning profit. So that is known as trading concern, कि जो भी organization जो है वो profit earn करने के लिए बनाई जाती है तो उसको हम trading concern कहते हैं. Third is define receipts and payments account. This is not receipts, P is silent, this is receipts. So receipts and payments account is a summarized cash book for a given period. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं और जो आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उसका जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहलाता है. ये बेसिकली एक कैश बुक टाइप की समरी होती है, जितने भी आपको पैसे डोनेशंस आ रही होती हैं और जो भी आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं किसी भी मकसद के लिए. सो दोज आर रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे अगर बच गए तो दोज आर नोन एज सरप्लस, एंड अगर पैसे हम लॉस में हुए यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए, इनकम कम हुई, तो हम फिर डेफिसिट में आ जाते हैं. ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में इन अ वेरी डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है. यहाँ से आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो होते हैं जिसमें इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट होते हैं. सो ये क्यों बनाया जाता है? टू नो द सरप्लस और डेफिसिट. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस आएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो डेफिसिट आएगा. तो और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना हिसाब रखती हैं कि हमारे पास पैसे बच गए हैं या हम लॉस में जा रहे हैं. सो वो इस अकाउंट से पता लगता है. फिफ्थ डेफिनेशन इज कैश बुक. यू पीपल ऑलरेडी नो दिस, फर्स्ट ईयर में भी डिटेल से डिस्कस की हुई है. कैश बुक क्या होती है? द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. वो बुक जिसके अंदर सारे कैश का लेन देन रिकॉर्ड होता है उसको हम कैश बुक कहते हैं. नेक्स्ट इज सरप्लस. व्हाट इज सरप्लस? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस. कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इनकम बढ़ जाए एक्सपेंडिचर से तो सिंपली दैट इज सरप्लस. So it means that surplus is equal to income minus expenditures if we express it mathematically or numerically. Next is deficit. In income and expenditure account, it is the opposite of the upper definition, the excess of expenditure over income. अगर आपके खर्चे बढ़ जाएं इनकम से तो that is known as deficit and it can be expressed as expenditures minus income. Now there are some terminologies that are used in the non-trading organizations. First is subscription. The amount which is received from the members of non-trading concern monthly or yearly is called subscription. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी क्लब के मेंबर बनते हैं तो आपको उसकी मंथली या एनुअल पेमेंट्स करनी पड़ती हैं. सो दोज आर नोन एज सब्सक्रिप्शंस. तो जो भी मेंबर्स होते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के, उनसे एक अमाउंट ली जाती है मंथली और एनुअली. वो अमाउंट जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सक्रिप्शन कहलाती है. Then what is special subscription? The subscription which is received above the normal subscription for some special purpose. जब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को किसी खास मकसद के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो ये ऊपर वाली सब्सक्रिप्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा कोई अमाउंट मेंबर से चार्ज की जाती है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, तो उसको हम स्पेशल सब्सक्रिप्शन कहते हैं. 10th definition is admission fees.
एडमिशन फ़ीस ऐसे ही है कि जब आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप पेमेंट करते हैं वो एडमिशन फ़ीस कहलाती है. तो सिंपली हेयर इट इज़ ऑल्सो द सेम, द अमाउंट विच इज़ पेड बाय अ न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन. के सब्सक्रिप्शन के अलावा जो एक अमाउंट कोई नया बंदा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होते वक्त जो पेमेंट करेगा, दैट इज़ नोन एज हिज एडमिशन फीस. Then is legacy, the property or amount which is received by virtue of a will of a person after his death is known as legacy. Legacy क्या होती है? वसीयत. जो एक बंदे की जब डेथ हो जाती है तो उसने जो अपनी विल या वसीयत लिखी होती है तो उससे एक बंदे को जो प्रॉपर्टी और अमाउंट मिलती है वो लेगेसी कहलाती है. कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे के 3 बेटे हैं, उसने वसीयत में उनके नाम पे प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट की हुई हो, तो उसकी डेथ के बाद उनको जो प्रॉपर्टी और अमाउंट मिलेगी, दैट इज़ नोन एज देयर लेगेसी. Then is defined life membership fees, the amount which is paid by the members of a concern in lump sum in order to become a life member is called life membership fees. If you want to become the permanent life member of any organization of any non-trading concern, then you can pay in lump sum. Lump sum कहते हैं इकट्ठा एक ही दफ़ा पेमेंट करना. तो जब आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हैं वन टाइम पेमेंट करके, तो वो पेमेंट आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस कहलाती है. देन इज डोनेशन. डोनेशन जो है वो खैरात को कहते हैं. डेली लाइफ में भी हम वर्ड यूज़ करते हैं. द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न फ्रॉम मेंबर्स और पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट. के वो अमाउंट जो हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के मेंबर से या पब्लिक से बाय वे ऑफ गिफ्ट रिसीव करते हैं, दैट इज़ नोन एज डोनेशन. 14th इज कैपिटल फंड. What is capital fund? The excess of total assets over total liabilities of a non-trading concern is called capital fund. It is also known as general fund, accumulated fund और surplus fund. इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ से जो ज़्यादा होते हैं, मतलब कि एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस करें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की, तो बाकी जो बच जाता है वो हमारे पास कैपिटल फंड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर assets of 1 lakh of any organization and its liabilities are 20,000, so the remaining 80,000 will be the capital fund of that non-trading organization. यानी assets में से liabilities को minus करेंगे तो capital fund आ जाएगा. इसको general fund भी कहते हैं, accumulated and surplus fund भी कहते हैं. Next definition is honorarium. What is honorarium? The remuneration amount which is paid to members by a club for delivering lecture or for performing for the members is known as honorarium. अब कोई बंदा अगर मेंबर है जो क्लब का, वो अगर कोई लेक्चर डिलीवर करे या कोई परफॉर्मेंस दे अपने मेंबर्स के लिए, फॉर एग्जांपल इट मे बी अ सिंगिंग परफॉर्मेंस और कोई डिबेट कंपटीशन है या कोई भी किसी भी किस्म का कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है कोई किसी टॉपिक पे और कोई मोटिवेशनल लेक्चर, तो उसको जो मुआवजा रिम्यूनरेशन जो उसको मुआवजा दिया जाता है, जो उसको पेमेंट की जाती है फॉर परफॉर्मिंग और फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर, दैट अमाउंट इज़ नोन एज honorarium. 16th definition is endowment fund. The fund which is permanently kept, कि ये वो फंड होता है जो परमानेंट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, एंड इट इज़ नॉट यूज्ड एंड ओनली इंटरेस्ट ऑन इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल और स्पेशल पर्पस. कि वो फंड तो इस्तेमाल नहीं होता पर उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो हम किसी आम या ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंडोमेंट फंड कहलाता है. मीन्स के वो प्रिंसिपल अमाउंट को हम यूज़ नहीं करते, उसके इंटरेस्ट को हम जनरल और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सो दैट फंड इज़ नोन एज एंडोमेंट फंड. देन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो फर्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज़ प्रिपेयर टू नो द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं. और ये क्यों बनाया जाता है? इट इज़ टू नो, प्रिपेयर टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. कि ये किस लिए बनाते हैं? कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए. सेकेंड इज इट मे स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. के ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से स्टार्ट हो सकता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इट डज नॉट स्टार्ट विद एनी बैलेंस. Both capital and revenue transactions are recorded in this account. Students, you have studied in part 1 the whole chapter about the capital and revenue, chapter number 14, कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, वो इस अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं, और ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट इज इट हैज़ ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस. इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. इट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं.
Or what is the difference? It's the last definition of chapter number 2. What is the difference between the receipts and payments account and cash book? So receipts and payment account, it is a summary of cash book in which cash receipts and payments are shown, and cash book, it is a book of original entry in which cash transactions are recorded. इसमें पैसे का आना और जो इसकी पेमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं. इसके अंदर सारी कैश का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है. नो नरेशन इज रिटन इन इट, नरेशन इज रिटन इन इट. नरेशन आप लोगों को पता है, जो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है हर एंट्री की, उसको नरेशन कहते हैं. थर्ड वन इज ओनली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स प्रीपेयर इट, कि ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न खाली बनाते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ कंसर्न्स प्रीपेयर द कैश बुक. एंड लास्ट इज बैलेंस कैन नॉट बी चेक डेली बिकॉज इट इज़ प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ये सिंपल है कि हम बैलेंस नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये साल के एंड पे बनती है. एंड इट्स बैलेंस कैन बी चेक डेली. कैश बुक का बैलेंस हम डेली रूटीन में चेक कर सकते हैं. So students, this was our chapter number 2. It's completed here. If you have any type of question, any query, any meaning of any word, you can ask me. Thank you so much.